आरआरबी एनटीपीसी सॉल्व पेपर की सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम लोग 125 सॉल्व पेपर को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। पहला सेट जो है ये कंप्लीट किया जा चुका है जो कि 28 दिसंबर 2020 में हुआ था। दूसरा सेट भी कंप्लीट किया जा चुका है जो 5 जनवरी 2021 में हुआ था। तीसरा सेट स्टार्ट होने वाला है ये 7 जनवरी 2021 का है। खास बात ये है मित्र कि ये जो है क्वेश्चन ये आंसर के द्वारा प्रमाणित है, यानी किसी भी क्वेश्चन में कोई त्रुटि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हम आपके सामने रखते हैं, सभी मित्र बताएं। ये क्वेश्चन जो है मित्र ये कब का है देख लीजिए आप। 7 जनवरी 2021 में जो पेपर हुआ था 10:30 से 12 के बीच में, वही सीरीज आपकी है जिसमें पहला क्वेश्चन जीके से संबंधित ये था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए हम क्वेश्चन जो है ये जीके और जीएस को कंप्लीट करने वाले हैं, तो ये क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है सभी के लिए। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना 31 अक्टूबर 2020 तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बात की जाए तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मित्र ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर है, ये तो जाहिर सी बात है, लेकिन जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं तो जरूर है कि इनमें से क्वेश्चन फंसने ही फंसने वाले हैं, तो एक्सप्लेनेशन जो है आपको जरूर पढ़ना है। क्या लिखा गया है 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम से जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और लद्दाख जो कहा जाए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव को केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली के साथ मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन दीव बना दिया गया। 26 जनवरी 2020 में ये सब जो है ये अस्तित्व में आए मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है, भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा इंदिरा आवास योजना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास के उद्देश्यों के प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन कर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया गया था। इस योजना के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को आवासहीन और कच्चे तथा जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना था। इसका उद्देश्य क्या था, तो जो गरीब हैं, जो कहा जाए कच्चे मकानों में रहते हैं और आवास यानी जिसके पास घर नहीं है उनको पक्के घर उपलब्ध कराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताइएगा। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं यह आपको बताना है। देखिए मित्र इस सीरीज में जीके और रीजनिंग मैथ और रीजनिंग जो है ये जीके के साथ मिक्स दिया गया था, तो मैथ और रीजनिंग को मैंने स्किप कर एक नई पीडीएफ बना ली है जिसमें केवल आपके जीके और जीएस के पोर्शन को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया जाएगा। यानी ये सीरीज जो है इसमें मैंने मैथ और रीजनिंग को स्किप करके एक नई पीडीएफ बना ली है। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगी। पीडीएफ की चिंता आप ना करें। क्या पूछा जा रहा है, भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र के अंग कितने हैं भारत में, तो 26 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। देखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1945 में हुई थी। वर्तमान समय में इस संगठन के सदस्यों की संख्या जो है ये 193 है। वर्तमान में भारत के संयुक्त राष्ट्र के 26 संगठन कार्यरत है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखा गया है, इसे भी पढ़िएगा। कौन कौन है भारत में कुछ प्रमुख यूएन संगठन है उसे पढ़िएगा। FAO,
कहा जाए FAO, फिर कहे ILO, IMF, फिर UNDP, UNHCR, यूनिसेफ, UN वुमेन, WHO। ये सब क्या है, भारत में कुछ प्रमुख UN संगठन है जो कि ऑप्शन में दिया गया था। कितने हैं, 26 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा जो है ये कौन प्रदान करता है, यहाँ आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, नेलैंड, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। नेलनेट, कहा जाए नेलनेट टेली कम्युनिकेशन इंटरनेट नेटवर्क है। ये नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट या लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन कनेक्शन पर किया जाता है। टेलनेट प्रोग्राम एक सिस्टम पर एक उपयोगकर्ता को रिमोट सिस्टम में लॉगिन करने और रिमोट सिस्टम को कमांड विंडो में कमांड जारी करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा क्या पूछा जा रहा है, भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना जो है ये किसने की थी? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी भाभा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डॉक्टर होमी भाभा बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत के त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव 1950 के दशक में रखी थी। इसका उद्देश्य दक्षिण भारत के समुद्रीय तट क्षेत्रों में पाए जाने वाले मोनाजाइट रेत से व्याप्त थोरियम का उपयोग करते हुए दीर्घ अवधि में भारत को ऊर्जा क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना था। ध्यातव्य है, यहाँ तक कि कहा जाए ज्ञात है कि भारत के पास थोरियम के अत्यधिक भंडार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फिलहाल ये करंट अफेयर था उस समय का, लेकिन बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 2018 में जकार्ता में जो एशियाई खेल आयोजित हुआ था उसमें पहला स्थान जो है ये चाइना का था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उस समय का ये करंट अफेयर है, इसे हम एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या पूछा जा रहा है। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे जो है ये कब मनाया जाता है, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा 23 अप्रैल को कहा जाए वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िएगा, वर्ल्ड बुक एवं कॉपीराइट डे प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1995 में पेरिस में आयोजित यूनेस्को की सामान्य सभा में प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को यह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। 1920 और 1922 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? 1920 से 22 तक असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है ये किसने किया था, यह आपको बताना है। याद रखना, महात्मा गांधी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रही, महात्मा गांधी बिल्कुल सही बता रहे हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, इसे पढ़िएगा मित्र। भारतीय इतिहास में वर्ष 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है ये महात्मा गांधी ने किया था। गौरतलब है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को उपवास और प्रार्थना के साथ आरंभ किया गया। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन चरमोत्कर्ष पर था, यानी चरम सीमा पर था, परंतु 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर घटी घटना के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन से आपको इस एक्सप्लेनेशन से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है कि असहयोग आंदोलन जो है किन कारण से वापस लिया गया था। तो कहा जाए जो वहाँ हिंसा हुई थी 4 फरवरी 2022 को गोरखपुर में, जो थाने को ही जला दिया गया था, उसके फलस्वरूप जो है यह गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है ये वापस ले लिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष जो थे मित्र, ये कौन थे, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बद्रुद्दीन तैयबजी। बद्रुद्दीन तैयबजी जो हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, बद्रुद्दीन तैयबजी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयबजी थे, जिन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उल्लेखनीय है कि इस अधिवेशन में प्रथम बार भारतीय भाषा में तमिल में कहा जाए अभिभाषण हुआ। इस कहा जाए जो आपका मद्रास में अधिवेशन हुआ 1887 में, इसमें पहली बार भारतीय भाषा तमिल में अभिभाषण हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा जा रहा है? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है ये किन्हें माना जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना, विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है ये विक्रम साराभाई जी हैं। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसे पढ़ना बहुत ही उचित होगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। इनकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन या पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना की गई। इसरो की स्थापना कब की गई? तो याद रखना 15 अगस्त 1969 को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा गया था कि कौन सा क्वेश्चन था? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो विक्रम साराभाई बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? फिलहाल उस समय का ये करंट अफेयर था, तो कौन सा किया था 2023 में एशियाई कप का फुटबॉल का मेजबानी? तो चीन ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी ऑप्शन नंबर चीन बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। धनावेशित आयन को फिर खाली स्थान दिया गया है, कहा जाता है। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना, धनायन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही बता रहे हो। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का ऐसा समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश हो सकता है, कहा जाए होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन और धन आवेशित आयन को धनायन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा क्या पूछा जा रहा है। भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था? भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण जो है यह कब किया था, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1974 में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है 1974 में किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसे पढ़िएगा। 18 मई 1974 को भारत अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया तथा दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल हो गया। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया था। एक भूमिगत परमाणु परीक्षण था। इस परीक्षण का नाम इस्माइल बुद्धा कोड नाम दिया गया था। इस परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखना, इंदिरा गांधी थी। परीक्षण का नाम क्या था? तो याद रखना, स्माइलिंग बुद्धा या कहा जाए लाफिंग बुद्धा भी लिखा रहता है। तो ये कब किया गया था? तो 18 मई 1974 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रॉलेट एक्ट फिर खाली स्थान दिया गया में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट जो है ये कब पारित किया गया था, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1919। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे।
इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया। इसी एक्ट के अंतर्गत 9 अप्रैल 1919 को पंजाब के दो अत्यंत लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िएगा, क्या लिखा गया है, भारत में प्रत्येक वर्ष कहा जाए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहां तक कि ज्ञात है कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये 2010 में मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है ये कब मनाया गया, तो 2010 में मनाया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। मैं तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको इस रामबाण संग्रह सीरीज के बारे में बताना चाहेंगे। ये सीरीज जो है ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। साफ सी बात है कि अगर आप रेलवे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है, जिसमें जीके, विज्ञान और गणित का अच्छा संकलन दिया गया है। पूरे सिलेबस को अच्छे ढंग से समझाया गया है। अगर आप अभी लेते हैं तो ये भी 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 रुपीज में आपको ये ई बुक मिल जाएगी। आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको खुद बिलीव हो जाएगा कि कितनी अच्छी ई बुक है, जिसमें क्या है मित्र, जीके है, विज्ञान है और गणित है। ये तीन जो है टॉपिक अच्छे से समझाए गए हैं। आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत होगी तो प्रैक्टिस। और ये रामबाड़ी बुक आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। अगर मित्र लेना चाहते हो तो अभी 60% का डिस्काउंट चल रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर मैसेज कर लो और इस रामबाड़ी बुक की मैं जानकारी प्राप्त कर लो। आगे बढ़ते हैं और पहला आखिरी क्वेश्चन जो है, मतलब इससे बाद वाला क्वेश्चन जो है आपके सामने रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत ने किस पंचायती योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 के दौरान चली। कहा जाए ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना, जिसमें भारी उद्योग व खनिजों के उच्च प्राथमिकता दी गई थी और अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योगों जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के तहत स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? श्वसन तंत्र के संबंधित विभिन्न रोग जो है ये किस प्रदूषण के कारण होते हैं, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण के कारण। जाहिर सी बात है, जब श्वसन तंत्र से संबंधित पूछ रहा है तो वायु प्रदूषण बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही बता रहे हो। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, जब वायु प्रदूषण में उपस्थित गैसों में कुछ अन्य विषाक्त गैस जैसे कणकीय पदार्थ मिल जाते हैं तब इन्हें वायु प्रदूषण कहते हैं। प्रमुख वायु प्रदूषक जो हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO है, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, तंबाकू का धुआं, एरोसोल आदि है। ध्यातव्य है कि श्वसन तंत्र संबंधी रोग वायु प्रदूषण के कारण होता है, जिसमें लिखा गया है किसके कारण क्या होता है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण के कारण दमा, खांसी और फेफड़ों का रोग होता है, जबकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण फेफड़ों का कैंसर होता है। सीसा प्रदूषण के कारण तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण श्वसारोध होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण के संबंध में कहा जाए वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषकीय स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है?
खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किन्हें शामिल किया गया है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषण स्तर में द्वितीय उपभोक्ता को शामिल किया गया है। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत हुए जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं, जैसे मेढक, बिल्ली, भेड़िया, बड़ी मांसाहारी मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये केमिस्ट्री से कुछ संबंधित क्वेश्चन है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है, उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये 287 है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। जो भी मित्र बता रहे हैं कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 287 है, बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसे पढ़िएगा। क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 17 तथा संकेत Cl है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। यह साधारण नमक में कोलाइड के रूप में उपस्थित होती है और समुद्र के जल में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सामान्य तापमान पर क्लोरीन गैस के रूप में पाई जाती है, जिसका प्रयोग करड़ तालों और पीने के पानी के रोगाणु रहित बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद जो है ये स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई ये चार हो जाएंगे स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क के अंतर्गत। हैदराबाद बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 24 अक्टूबर 1998 को इन परियोजना को आधिकारिक घोषणा की थी। यह परियोजना दिसंबर 2005 तक पूर्ण हो जाने का लक्ष्य रखा गया था, परंतु यह दिसंबर 2011 तक इस परियोजना को 99.74% अर्थात कहा जाए 5,831 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। यह परियोजना भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है, वह प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया। ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेनका गुरु स्वामी एवं अरुंधति कटाजू, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, पढ़िएगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति भारत के 2 प्रसिद्ध महिला वकील है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया। ध्यातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि देश में 2 बालिग लोगों के बीच समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 5 जजों के संवैधानिक पीठ ने आईपीसी की धारा 377 में के इस हिस्से को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जिसमें कहा गया था समलैंगिकता अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो है ये दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण
समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग उत्तर अमेरिका के विकसित पूर्वी भागों तथा पश्चिम यूरोप के औद्योगिक देशों को जोड़ता है। इस मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पूछा जा रहा है? भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, हल्दी। बिल्कुल सही बता रहे हो, हल्दी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसको पढ़िएगा। अमेरिकी पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस यानी पीटीओ ने मार्च 1995 में मिसिसिपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के दो रिसर्च सुमन दास एवं हरिहर कोहली को हल्दी के एंटीसेप्टिक गुणों के लिए पेटेंट दे दिया था। इस अमेरिकी पेटेंट को भारत सरकार ने चुनौती दी और भारत के काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने कर मुकदमा लड़ा। भारत ने दावा किया था कि हल्दी के एंटीसेप्टिक गुण भारत के पारंपरिक ज्ञान में आते हैं और इनका जिक्र भी भारत के आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी है। इसके पश्चात पीटीओ ने अगस्त 1997 में दोनों रिसर्चों को पेटेंट रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे आबादी वाला राज्य कौन सा है? 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा आबादी जो है ये किस राज्य में है, यह आपको बताना है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जबकि सबसे कम आबादी जनसंख्या वाला राज्य जो है ये सिक्किम है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है ये 19,98,12,341 थी, जबकि सिक्किम जो है ये 6,10,577 थी। ये सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताइएगा। भारत ने 2017 में विवादित फिर खाली स्थान दिया गया के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के लिए पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया था। किसके खिलाफ यानी कहा जाए किसके विवाद क्षेत्र में, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, यानी बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा जो है ये कार्बन का अपर रूप है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न हो उन्हें अपर रूप कहलाते हैं और इस घटना की अपरूपता कहते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो प्रमुख अपर रूप हैं। ये दोनों एक ही तत्व के शुद्ध रूप में पाए होने के बावजूद संरचना में अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा रहा है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब बताइए 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? अभी आपने ऊपर जो क्वेश्चन था उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा था, तो अब विदित हो गया होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण जो था ये चौरी चौरा कांड था। यानी कहा जाए उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। इसी कारण जो है यह असहयोग आंदोलन 4 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, पढ़िएगा मित्र, काफी ज्यादा नॉलेज मिलेगी। लिखा गया है सितंबर 2020 को कलकत्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की विशेष बैठक लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बुलाई गई। इस सम्मेलन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरांत 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को आरंभ किया गया, परंतु फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा घटना हो जाने के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है ये वापस ले लिया। चौरी चौरा कांड कब हुआ? 4 फरवरी को हुआ, लेकिन वापस कब लिया गया यह आंदोलन? 4 फरवरी को हुआ था चौरी चौरा कांड मित्र, और 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन जो है वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के नियमों का उल्लेख है, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं विनय पिटक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसे पढ़िएगा। क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक के विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। सुत्त पिटक में बौद्ध के धार्मिक विचारों व उपदेशों के संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्षुक और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए अनुशासन संबंधी नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध मतों के दार्शनिक व्याख्या की गई है। बौद्ध परंपरा में ऐसी मान्यता है कि पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संगीति के मोगली पुत्र तिस्सर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, उसे भी पढ़ना है। क्या कह रहा है? संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संबंध में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? ये बातें जो हैं ये किसने कहा था? तो याद रखना, BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के कहा जाए प्रथम या पहले विधि मंत्री थे। भारतीय संविधान के जनक तथा भारतीय संविधान सभा के मसौदे के अध्यक्ष भी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए कहा कि संविधान के मौलिक विचारों के संबंध में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के संविधान के उस प्रारूप को अंगीकार किया गया था जिसे भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था, तथा इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया और भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है मित्र। पवन ऊर्जा का नवीनीकरण एवं गैर परंपरागत स्रोत है। वर्तमान स्थिति के अनुसार पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में चौथा स्थान है। विश्व में इस मामले में पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका, जबकि तीसरे स्थान पर जर्मनी होगा और चौथे स्थान पर अपना भारत हो जाएगा। पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत, तमिलनाडु जो है ये प्रथम है, दूसरा जो है गुजरात है, तीसरा जो है कर्नाटक है, चौथा जो है ये केरल व मध्य प्रदेश जो है ये 5वां श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है? महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? राजनीति में महात्मा गांधी ने किन्हें अपना गुरु माना था, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो बिल्कुल सही बता रहे हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि गोपाल कृष्ण गोखले भारत के स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी, विचारक थे। वित्तीय मामलों की अद्वितीय समझ था तथा उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता के कारण इन्हें भारत के गोल्ड स्टोन भी कहा जाता है। एक उदार राष्ट्रवादी के रूप में
महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फिलहाल उस समय के लिए करंट अफेयर था, फिर भी बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस अंतिम बंदी सफेद बाघ का नाम बताइए। उस कहा जाए अंतिम बंदी सफेद बाघ का नाम बताना है जिसकी मुंबई में वर्ष 2019 में मृत्यु हो गई। तो बाजीराव बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या पूछा जा रहा है? गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन, यानी कहा जाए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया पढ़िएगा। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन किया था। गति का प्रथम नियम जो है ये क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। यदि कोई गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यह भी आपको याद रखना है। दूसरा क्या लिखा गया था कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। वह संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तीसरा नियम जो है ये क्या था? ये था मित्र कि किसी वस्तु पर क्रिया के समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। यानी आप जिस पर जितना बल लगाएंगे वापस में वह उतना ही बल लगाएगा। ये तीसरा नियम था। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? एक्सप्लेनेशन में मैंने पढ़ाया है, आगे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्माइलिंग बुद्धा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का नाम जो है स्माइलिंग बुद्धा था, बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। स्माइलिंग बुद्धा या बुद्ध मुस्कुराए भारत द्वारा किए गए प्रथम सफल परमाणु परीक्षण कोड का नाम था। यह सफल परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण परमाणु परीक्षण रेंज राजस्थान में किया गया था। ये परमाणु परीक्षण इस मामले में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहला मौका था जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों के अलावा किसी एक देश ने परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? 27 अगस्त 1947 को जो संविधान सभा में बहस हुई थी, उस बहस में किसने कहा था कि मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत, यानी बात करें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बैठक में एक बहस में गोविंद बल्लभ पंत ने कहा, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होंगे। यदि अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे तो वह कभी भी अपने अल्प बहुसंख्यकों को रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर अल्पसंख्यक पृथक निर्वाचन क्षेत्र से जीत कर आते हैं तो वे राष्ट्र के विकास में कभी प्रभावी योगदान नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवंशिकी अध्ययन किया। अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में, यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। उस समय का ये करंट अफेयर था, फिर भी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। पहले खाली स्थान दिया गया 2020 यूनेस्को के गिल रमी केनो फ्रेश फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लिथिन बेडियोजीमा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा लिथिन बेडियोलीमा। ऑप्शन क्या होगा बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी करंट अफेयर है लेकिन बताइएगा अब जीके हो चुका है कि किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में आयोजित 2019 यानी 2019 ISSF विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपूर्वी चंदेला। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। सूबे मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक जो है ये किन्हें माना जाता है यह आपको बताना है। याद रखना कंप्यूटर का जनक जो है ये चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में माना जाता है। पढ़िएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है गणना करना या संगठक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार 1822 ईस्वी में किया। उसी वर्ष इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया जिसका नाम जो है डिफरेंशियल इंजन रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर बताइएगा। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक उपाय अपनाया गया था यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुकदमे के बिना कारावास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है रॉलेट एक्ट के बारे में। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस कानून का प्रावधान किया। 18 मार्च 1919 को इस कानून में पारित हुआ। इसे बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून भी कहा गया है। इस कानून की प्रमुख विशेषता यह थी कि यह इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि संदेह के आधार पर वह किसी भी भारतीय को अदालत में बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिटमस विलयन फिर खाली स्थान दिया गया से प्राप्त होता है। लिटमस विलयन जो है किसके द्वारा प्राप्त होता है यह आपको बताना है। याद रखना लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं लाइकेन बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़िएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जहां जल में घुलनशील होता है। लिटमस विलयन लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन शैवाल, बैक्टीरिया, कवक आदि थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। लिटमस का प्राकृतिक रंग जो है बैंगनी है। लिटमस से ही लिटमस पत्र बनाया जाता है जो लाल और नीले रंग का होता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जो है ये किस संगठन से जुड़े हुए हैं यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बचपन बचाओ आंदोलन, यानी कहा जाए तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी जो है मित्र ये बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। पढ़िएगा बचपन बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है जो मुख्यतः बंधुआ मजदूरों, बाल श्रम, बाल व्यापार की समाप्ति के साथ साथ सभी बच्चों की शिक्षा के समान अधिकार की मांग करता है। इसकी शुरुआत 1980 में कैलाश सत्यार्थी द्वारा की गई थी। ध्यातव्य है कि 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मलाला यूसुफजई के साथ बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है? तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेवा सदन। सेवा सदन जो है ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, पढ़िएगा धनपत राय श्रीवास्तव। मुंशी प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम जो है ये धनपत राय श्रीवास्तव था। एक प्रिय उपन्यासकार, कहानीकार, विचारक थे। सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला गबन, कर्मभूमि, योगदान इनके द्वारा लिखी गई सारी उपन्यासें हैं। तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, दो बैलों की कथा इनके द्वारा लिखित एक कहानी संग्रह है। कामायनी हिंदी भाषा के एक प्रमुख महाकाव्य है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, जबकि काजा चिदम्बरा के रचयिता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताइएगा। सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे। भेल का पूर्ण रूप आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर भेल का पूर्ण रूप जो है ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो जाएगा। यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ये जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या पूछा जा रहा है। सोच समझ आंसर देने की कोशिश करें। कोबोल का पूर्ण रूप आपको बताना है। कोबोल का पूर्ण रूप बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना कोबोल का पूर्ण रूप जो है ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कहा जाए तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, बताइएगा क्या पूछा जा रहा है। इंडियन हाई स्कूल के छात्रों ने एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसमें नासा द्वारा लॉन्च किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कलाम सेट। ऑप्शन क्या होगा, कलाम सेट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। वह क्षेत्र जहां किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ट्रंक फार्मिंग, यानी कहा जाए ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रंक फार्मिंग कहा जाता है इस प्रकार की खेती को। लिखा गया है, पढ़िएगा। कुछ कृषि के कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे पढ़िएगा। फिर भी ये करंट अफेयर है 2020 का। मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम क्या था। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अम्फान नाम था, जो मई 2020 में आया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर। तो आप कहा जाए अम्फान नाम था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा। अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है। कहा जाए अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निर्धनता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अकुशल श्रमिकों के प्रवास के कारण जो है, इसका कारण जो है ये निर्धनता हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था, यह आपको बताना है। तो याद रखना खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िएगा। वर्ष 1920 में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ एकीकृत किया गया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफ कमेटी के गठन के साथ हो गई थी। यह आंदोलन तुर्की के खलीफा पद को पुनः स्थापित करने के लिए किया गया था। इस संदर्भ में महात्मा गांधी ने मुसलमानों से सहानुभूति व्यक्त की तथा 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफ कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। फिर लिखा गया है, इनके सुझाव व सहयोग एवं स्वदेशी की नीति अपनाई गई। 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाना जाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित होने के पश्चात महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तथा इसे खिलाफत आंदोलन को एकीकृत कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र जो है ये कौन सा है, यह आपको बताना है। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। जो भी मित्र बता रहे हैं एनर्जी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। मित्र जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस क्लास से आपको तनिक भी हेल्प मिल रही हो, तनिक भी फायदा मिल रहा हो, तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक ही लाइक से मुझे बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिलता है।
यहाँ लिखा गया इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लीजिएगा। ग्रीन हाउस गैस किसी ग्रह के जलवायु में परिवर्तन तथा भूमंडलीय कहा जाए ऊष्मीकरण के लिए जिम्मेदार होती है। इन गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प एवं कहा जाए ओजोन आदि प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन विभिन्न क्षेत्रों में होता है, जिसमें सर्वाधिक उत्सर्जन के लिए ऊर्जा क्षेत्र जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, यह आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ लिखे गए हैं, क्वेश्चन यहाँ है, ऑप्शन यहाँ है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग जो है ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग है। यानी बात करें तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का निर्माण जो है 1891 में आरंभ हुआ और जाकर बना कब 1905 को बनकर तैयार हो गया था। यह वर्तमान का सबसे बड़ा यानी कहा जाए सबसे लंबा रेल मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, असम में सबसे पहला तेल कुआं कहाँ खोजा गया था? असम में सबसे पहले तेल कुआं जो है ये कहाँ खोजा गया था, यह आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डिगबोई में सबसे पहला तेल कुआं खोजा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, डिगबोई नगर असम राज्य के एक तेल नगरी के नाम से जाना जाता है। यह असम के तिनसुकिया जिले के उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल की कहा जाए कुआं ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में 1867 में खोदा गया था। उल्लेखनीय है कि असम का पहला तेल कुआं कहा जाए डिगबोई में वर्ष 1889 में खोदा गया। 1901 में डिगबोई असम में ही एशिया तथा भारत की प्रथम तेल रिफाइनरी की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इसका राइट आंसर बताइएगा। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ कहा जाए स्थापत्य शैली है? याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम्पी, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। जो भी मैं तो बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम्पी के बारे में लिखा गया है। 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी को वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया। वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित हम्पी के मंदिरों को उनकी बड़े आयामों, पुरुष अलंकरण, स्पष्ट नक्काशी, भव्य मंडपों और मूर्तिकला के पारंपरिक चित्र निरूपण के लिए जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 1336 में हुई थी। किसने की थी, तो हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा जो भी था आपके सामने था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है आपको बताना है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है, इसको पढ़िएगा। कहा लिखा है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण में वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इस ऊर्जा की सहायता से वे जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य खनिजों को ऑक्सीजन व ऊर्जा से समृद्धि यौगिक में परिवर्तन करते हैं। ये सूत्र आपके सामने लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है, यह आपको बताना है। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा अवध, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं अवध बिल्कुल सही बता रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया, इसे पढ़िएगा। अवध प्रांत को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। बंगाल आर्मी के लिए बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती अवध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांवों से की जाती थी। इन सिपाहियों में अधिकतर ब्राह्मण एवं उच्च जाति के सिपाही होते थे, इसलिए अवध प्रांत को यह संज्ञा प्रदान की गई थी। कौन सी संज्ञा? नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताइए। अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताना है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यही ऑप्शन पहला ही लिखा गया। फिलहाल ये 3 ऑप्शन लिखे गए हैं, लेकिन पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, मिली बॉबी ब्राउन। ये जो हैं ये सबसे अभी तक सबसे कम उम्र के हैं जो यूनिसेफ सद्भावना के राजदूत के रूप में हैं। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा।
ये करंट अफेयर था एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्वेश्चन था मैंने करा दिया क्योंकि वो जीके से रिलेटेड हो गया है। क्वेश्चन है, क्या भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है? भारत के किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है, यह आपको बताना है। सभी मित्र सोच समझ आंसर देने की कोशिश करें। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में सबसे अधिक कहा जाए खपत होती है उर्वरक की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। उर्वरक कृषि में फसलों की उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन है जो फसलों की वृद्धि और विकास के लिए सहायक होते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार पंजाब राज्य में उर्वरक की खपत कहा जाए किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडों के साथ प्रदर्शित हो। आप बताइएगा, इस क्वेश्चन को समझिएगा कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारत के ध्वज की स्थिति क्या होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में कहा जाए अन्य देशों के झंडों के साथ प्रदर्शित हो। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दाईं छोर पर होगा भारतीय ध्वज, यानी कहा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हो। पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर मिलेगा कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 26 जनवरी 2002 से प्रभावी है। इसके अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति सदैव दाईं छोर पर होनी चाहिए जब तक वह सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडों के साथ प्रदर्शित हो। इसके अलावा इस ध्वज की संहिता के अनुसार भारत का राष्ट्रीय झंडा हाथ से कटा हुआ, यानी भारतीय का जो भी झंडा होगा जहां भी लगेगा वो हाथ से काटा गया हो और हाथ से ही बनाया गया, ऊनी सूती या सिल्क खादी कपड़ों से बनाया गया हो। हाथ से ही कटेगा और हाथ से ही बनाया जाएगा। झंडे का आकार आयताकार होगा। झंडे का आकार जो है ये आयताकार होगा, जिसकी लंबाई जो है ये 3 और लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है ये 3:2 में होगा। लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो होगा ये 3:2 में होगा। इसका आकार जो है ये आयताकार होगा और खास बात है ये कि हाथों द्वारा ही काटा जाएगा, हाथों से ही मशीन का कोई भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम को इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। बात करें तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिखा गया ओरछा के वनों यानी झांसी से 15 किलोमीटर दूर है एक ओरछा। निशानेबाजी का अभ्यास करने के लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के उपनाम की कुटिया बनाकर रहते थे। ये कुटिया सतार नदी के किनारे अवस्थित थी। ध्यातव्य है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो है ये 23 जुलाई 1906 ईस्वी को मध्य प्रदेश के भौरा गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, यह आपको बताना है। शायद ये क्वेश्चन पहले भी था लेकिन बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है किन्हें कहा जाता है, विक्रम साराभाई का ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये भी था इनमें से कौन सा देश 2023 के एशियाई फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा, तो ये तो हो चुका है फिलहाल। पहले का करंट अफेयर था तो चाइना ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं चाइना बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सभी मित्र को विदित है कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के सॉल्व पेपर को कर रहे हैं, जिसमें हमने पहला सेट जो 2020 में 28 दिसंबर को हुआ था, 5 जनवरी 2021 में हुआ था, इसे भी कंप्लीट किया और 7 जनवरी 2021 वाला भी कंप्लीट हो चुका और 8 जनवरी 2021 वाला भी कंप्लीट हो चुका है। 4 सेट को मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया। अब आपका 5वां सेट होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
ये सॉल्व पेपर की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम 125 सेट को कंप्लीट करेंगे। ये सेट जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा मित्र। खास बात ये है कि इसमें कोई भी त्रुटि भी नहीं है। ये जो है ये आरआरबी आंसर की द्वारा ये प्रमाणित किया गया है। पूरे क्वेश्चन को हम अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। इसमें मित्र जो है मैथ और रीजनिंग को हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैथ बीच-बीच में मैथ और रीजनिंग दिया गया था, तो मैंने जीके के अच्छे से एक अलग से पीडीएफ बना ली है। जीके के क्वेश्चन को सारे जीके के क्वेश्चन को अलग से लेकर उसकी पीडीएफ बनाकर हम आपके सामने रखते हैं। तो उसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नेम जो है ये क्या है, एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर। वहाँ आप सर्च कर लेना और इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर लेना, और हम आपके इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। 5वीं सीरीज आपकी स्टार्ट होने वाली है।